नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है अनुसूची। अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली, इन तीनों की ही विशेषताएं एवं गुण एक साथ पाए जाते हैं। इसके द्वारा उन क्षेत्र के सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्त की जाती है जो कि पढ़े लिखे नहीं है। ये एक ऐसी प्रत्यक्ष विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के साथ आमने सामने प्रश्न पूछकर भरता है। अतः प्रश्नों का चयन सही प्रकार किया जाना आवश्यक होता है। ये प्रश्नों की एक औपचारिक तालिका या फॉर्म होता है जिसका प्रयोग तथ्य संकलन में किया जाता है। अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक शोध में ये प्रमुखता से प्रयुक्त होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक विधि अनुसूची है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता, जैसा कि प्रश्नावली को भेजा जाता है। अनुसूची में अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची एक फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती है, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता यदि समान प्रश्न पूछते हैं तब अनुसूची में सजातीय सूचना एकत्र होती है। कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। गुड्डे और हार्ट ने कहा अनुसूची के बारे में, अनुसूची उन प्रश्नों का समुच्चय है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। पीवी यंग ने कहा, ये गणना की एक विधि है जिसका प्रयोग औपचारिक एवं मानवीकृत गवेषणाओं में विभिन्न प्रकार के परिमाणात्मक तथ्यों के लिए किया जाता है। अनुसूची के प्रकार। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अनुसूची के कई प्रकार बताए हैं, जैसे अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अवलोकन अनुसूची की। इस सूची का प्रयोग अवलोकनकर्ता कार्य को व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावी बनाने में करता है। इसमें प्रश्न के स्थान पर सारणी का प्रयोग होता है। अतः प्रश्न रचना की जगह कुछ मोटी बातों का उल्लेख रहता है, जिसमें विषय के अनुसार क्रमबद्ध रूप से घटती घटनाओं का अवलोकनकर्ता विवरण स्वयं देखकर लिखता है। यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायक होती है। अब हम चर्चा करते हैं मूल्यांकन अनुसूची की। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अभिमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है, जिसे बाद में सांख्यिकीय आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। समाजशास्त्रीय शोध में या समाज कार्य के शोध में जो विभिन्न विषय होते हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, मादक द्रव्य व्यसन जैसी गंभीर समस्या को निर्बल बनाने वाले कारकों का अध्ययन इस विधि से किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक शोध में राजनीति में जाति की भूमिका, पंचायती राज में महिला भागीदारी आदि विषयों में प्रश्न पूछकर उत्तरदाताओं की पसंद ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा सूचनादाता की पसंद नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जा सकता है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने में इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग होता है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा समाज में उनकी परिस्थिति की तुलना में यह प्रयुक्त की जाती है।
धर्म, परिवार व शिक्षा आदि के पक्षों का इस विधि से अध्ययन होता है। साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्येक साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। यह उत्तर उसके लिए तथ्य का काम करते हैं, जिनका वह समस्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं वर्गीकरण करता है। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती है। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रलेखीय अनुसूची की। ये अनुसूची विधि लिखित स्रोतों से सूचना एकत्र करने में प्रयुक्त होती है। ये स्रोत मुख्यतः आत्मकथा, डायरी, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेख, पुस्तकें, प्रतिवेदन, अखबार आदि हो सकते हैं। इसमें विषयों से संबंधित प्रारंभिक जानकारियों को एकत्र कर प्रलेखीय अनुसूची की रचना की जाती है। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया। अनुसूची के दो प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहले है अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष और दूसरा अनुसूची की अंतर्वस्तु। प्रश्नों की विषय वस्तु, प्रश्नों की शब्द रचना या भाषा, प्रश्नों का क्रम, प्रत्युत्तर के विकल्प आदि की रचना होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुसूची की दृष्टि से। अब हम चर्चा करते हैं अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष। इसके अंतर्गत अनुसूची का आकार, कागज़ की क्वालिटी, उत्तर भरने का स्थान तथा विषय को विभिन्न शीर्षकों में बांटना आदि आता है। अनुसूची की अंतर्वस्तु। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत जानकारियों के लिए दो भागों में सूचना एकत्र की जाती है। उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी। इसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। दूसरा, समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ। दूसरे भाग में प्रश्न एवं सारणियों के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले संस्थान या व्यक्ति का परिचय भी होता है। अनुसूची की प्रश्नावली एवं प्रश्न। अनुसूची में प्रश्नों द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः इसके निर्माण में उचित शब्दों का एवं प्रश्नों का चयन आवश्यक है। अनुसूची में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे खुले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार से चाहे व्यक्त कर सकता है। दूसरा, संरचित या आयोजित प्रश्न। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाता को इनमें से ही कोई एक उत्तर चुनना होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, आयु। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपकी आयु क्या है, तो उसमें लिखा जाता है 0 से 10, 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके उसमें संरचित प्रश्न रखे जाते हैं। तीसरा है दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हो सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक या दोहरे उत्तरों वाले प्रश्न कहते हैं। इसका एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा उत्तर नकारात्मक हो सकता है। निर्देशक प्रश्न। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहित देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण उतना नहीं है। जो प्रश्न पक्षपात को महत्व देते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अनेकार्थक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं वरन सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता ये नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों से भी बचना चाहिए।
प्रश्नों का चयन, विशेषताएं। प्रश्नों का चयन करते समय अध्ययन विषय के उद्देश्य, क्षेत्र की स्थिति, उत्तरदाताओं के स्वभाव तथा अनुसंधान करने वाले कार्यकर्ताओं की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जैसे कि आकार, प्रश्न छोटे, सरल, सुगम एवं सूचनादाता से संबंधित हो एवं संख्या में कम हो। दूसरा, बौद्धिक स्तर, उत्तरदाता के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाने चाहिए। श्रेणीबद्धता, क्रमबद्धता, एक ही विषय या उपविषय से संबंधित प्रश्न बार बार तथा विभिन्न स्थानों पर नहीं पूछे जाने चाहिए। स्पष्टता, प्रश्न की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। वैश्विकता, प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, विषय से अलग प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पेचीदा प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का प्रयोग उत्तरदाता को सही उत्तर देने से वंचित करता है क्योंकि वह उसे सही से समझ में नहीं आता है। अस्पष्टता, प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना चाहिए। प्रश्न अस्पष्ट होगा तो उसका सही उत्तर नहीं मिल सकेगा। समय, प्रश्नों के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्तरदाता कम समय में अधिक उत्तर दे सके, अन्यथा उसका मन विलग हो जाएगा और वह विषय से उठकर सूचना सही नहीं प्रदान करेगा। निषिद्ध क्षेत्र या कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना देने में उत्तरदाता स्वयं को सहज महसूस नहीं करता है। विचारात्मक गहन प्रश्नों का प्रयोग, इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग होने से उत्तरदाता जब क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर देता है तब कई विश्वसनीय सूचनाएं भी मिलती है जो अन्य उत्तर की सत्यता को समझने में उपयोगी होती है। अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्त की, अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्त करने में कुछ आवश्यक स्तरों से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तरदाताओं का चयन। अनुसूची का प्रयोग करने में सर्वप्रथम उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है जिनसे कि सूचना एकत्रित करनी होती है। इसके लिए दो प्रकार की तथ्य संकलन विधि प्रयोग होती है, संगणना विधि और निदर्शन पद्धति। संगणना पद्धति, जब समूह के सभी व्यक्तियों के साक्षात्कार करके अनुसूची को भरा जाता है तब संगणना पद्धति प्रयुक्त होती है। इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन से पूर्व ही देख लेता है कि समूह को उपसमूहों में विभाजित कर वह सभी से सूचनाएं लेकर अनुसूची में भरेगा, पर यदि ऐसा संभव नहीं होता है तब यह पद्धति उपयोगी नहीं रहती है। निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन पद्धति द्वारा कुछ उत्तरदाताओं का चयन कर उनका साक्षात्कार किया जाता है और उनसे प्राप्त सूचनाओं को अनुसूची में भर दिया जाता है। चुने हुए व्यक्तियों की पूरी जानकारी को पूर्व में लिख लिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण, यदि क्षेत्र के कुछ लोगों से प्राप्त सूचना प्राप्त करनी है तो साक्षात्कारकर्ता स्वयं जाकर अनुसूची के माध्यम से अवलोकन कर एवं प्रश्न पूछकर सूचनाएं ज्ञात कर लेता है। पर यदि साक्षात्कारदाताओं की संख्या अधिक है एवं क्षेत्र विस्तृत है तब समय की बचत के लिए वह अन्य कार्यकर्ताओं की मदद लेता है। इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं का शोध के लिए चयन करता है जो कुशल, सूझबूझ, होशियारी एवं धैर्य से अनुसूची में साक्षात्कार द्वारा सूचना भर सकता है। अतः अनुभवी कार्यकर्ता का चयन महत्वपूर्ण है एवं अनुसंधान कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, अनुसूचियों को भरने का तरीका, साक्षात्कार के तरीके, कौन सी सूचनाएं महत्वपूर्ण होंगी आदि बातों का पूरा ज्ञान दिया जाए। तथ्य सामग्री का संकलन, तथ्य सामग्री के संकलन के लिए अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार के लिए सूचनादाताओं के पास जाना होता है और प्रश्नों के माध्यम से अनुसूची को भरना होता है, लेकिन इसके लिए एक क्रमिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जैसे सूचनादाताओं से संपर्क,
सूचनादाताओं से संपर्क करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता को कुशलता, चतुरता, धैर्य एवं शांति से कार्य लेना पड़ता है। यदि प्रारंभ में कार्यकर्ता सूचनादाता को अपने परिचय से प्रभावित नहीं कर पाता है तो उसके लिए सूचना प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वाणी की मधुरता, सौम्य स्वभाव तथा विवाद से बचना, व्यवहार से सूचनादाता के साथ तारतम्य स्थापित करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण हो कि सूचनादाता स्वयं उत्साहित होकर सूचना दे। कार्यकर्ता को क्षेत्र तथा व्यक्ति के बारे में संक्षिप्त जानकारी आरंभ से ही कर लेनी चाहिए। सूचनादाता की सुविधा के अनुसार उपलब्ध समय में ही उसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए तथा उसके किसी कार्य समय में विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। साक्षात्कार। जहां एक ओर सूचनादाता से संपर्क करना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर साक्षात्कार करना भी अत्यंत कठिन है। साक्षात्कार के दौरान विषय अनुकूल प्रश्न कर सूचना प्राप्त की जाती है, साथ ही अन्य प्रश्न कर सूचनादाता की सूचना को बनाए रखा जाता है। साक्षात्कार जितना अधिक रोचक और उत्साही होगा, सूचनाएं उतनी ही अधिक आसानी से प्राप्त होंगी तथा विश्वसनीय भी होंगी। सूचना प्राप्त करना। साक्षात्कार करने में ये समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार संगतपूर्ण एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जाए। साक्षात्कारकर्ता प्रश्न को क्रम के व्यवहार के अनुसार प्रश्न पूछकर सूचना प्राप्त करता है, परंतु यदि साक्षात्कारदाता को ऐसा लगता है कि वह उससे कोई गुप्त जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, तब सूचनादाता विषय से हट जाता है। ऐसे में सावधानीपूर्वक ध्यान से सूचनादाता का मन विषय की ओर केंद्रित करना होता है तथा साक्षात्कार के दौरान अन्य बातें बंद कर देनी चाहिए। यदि प्रश्न का अर्थ सूचनादाता अलग समझता है, तब भी वह मुख्य विषय से विचलित हो जाता है। अनुसूचियों का संपादन। जब क्षेत्रीय कार्यकर्ता से सभी अनुसूचियां प्राप्त हो जाती है, तब उनका संपादन किया जाता है। सबसे पहले अनुसूचियों की जांच। जब अनुसंधान का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों को अध्ययन संस्थान अथवा कार्यालय में भेज देता है, जहां जांच करने से पूर्व यह मिलान किया जाता है कि सभी अनुसूचियां प्राप्त हुई हैं अथवा नहीं। इसके बाद इनका वर्गीकरण होता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई अनुसूचियों की अलग अलग क्षेत्रवार फाइल तैयार की जाती है और उस पर कार्यकर्ता का नाम, क्षेत्र, सूचनाओं की संख्या आदि लिख दी जाती है। प्रविष्टियों की जांच। अनुसंधानकर्ता समस्त प्रविष्टियों की जांच करता है। यदि कोई खाना नहीं भरा गया है या उत्तर गलत खाने में लिखा है तो उनके कारण का पता लगाकर त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि गलती को स्वयं उसी क्षण सही करना संभव है तो ठीक कर देता है, अन्यथा कार्यकर्ता द्वारा उसे दोबारा भेजकर सूचना प्राप्त की जाती है। संकेतन। अनुसंधानकर्ता सारणियन के बारे में असुविधा दूर करने के लिए संकेतन का कार्य करता है। वह सभी उत्तरों का निश्चित भागों में वर्गीकरण कर प्रत्येक वर्ग को संकेत संख्या प्रदान करता है, जिसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है और प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अनुसूची के लाभ। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार एवं अवलोकन के आधार पर वेद तथा विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। व्यक्तिगत संपर्क। शोधकर्ता या क्षेत्रीय कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर सूचनादाता से सूचना ज्ञात करता है, अतः कई समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है। व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा स्पष्ट एवं वास्तविक उत्तर आसानी से प्राप्त होता है। सभी सूचनादाताओं के लिए प्रयुक्त। इसका प्रयोग साक्षर एवं निरक्षर, बालक, वृद्ध, युवा आदि सभी प्रकार के लोगों से सूचना जानने में हो सकता है।
ये सभी वर्ग के लोगों से सूचना प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती है या हो सकती है। प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन संभव। इस विधि से शोध करने वाले शोधकर्ता एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता विषय की सामान्यता को बनाए रखने के लिए एक ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, किंतु कुछ अतिरिक्त प्रश्न करके वे उत्तरों की वास्तविकता को परख भी सकते हैं। ये अतिरिक्त सूचनाएं शोध के लिए उपयोगी होती है। अध्ययन का परिसीमन। अनुसूचियों को प्रयोग के द्वारा साक्षात्कारकर्ता के विषय क्षेत्र से भटक जाने या विषय से अलग प्रश्न करने से बच जाता है। अनुसूची जहां एक ओर साक्षात्कारकर्ता की मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ अनर्गल वार्तालाप पर भी अंकुश लगाती है। सूचनाओं को तत्काल लेखनीबद्ध करना संभव है। इसमें अनुसूची में सूचनाओं को तत्काल लेखनीबद्ध करने से स्मरण शक्ति की विकृति से भी सुरक्षा रहती है एवं सूचनाओं के भूलने की आशंका समाप्त हो जाती है। कम समय में अधिक विश्वसनीय तथ्यों का संकलन संभव। अनुसूची के द्वारा अध्ययनकर्ता सूचनादाता से सूचनाएं एकत्र करने के समय ही साथ ही घटनाओं का स्वयं अवलोकन कर अध्ययन करता है, जिससे कम समय में अधिक तथ्यों का संकलन विश्वसनीय ढंग से होता है। साथ ही अवलोकन के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का एकत्रण होता है। निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। प्रश्नावली में अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है, अतएव समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आता। अब हम चर्चा करते हैं अनुसूची की सीमाओं पर। महंगा उपकरण है। विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाताओं से अनुसूचियों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने में काफ़ी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनके वेतन, प्रशिक्षण, यात्रा व्यय आदि पर अधिक खर्च आता है। अतः इस विधि का प्रयोग वहीं संभव है जहां पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। सीमित क्षेत्र का अध्ययन। प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क में काफ़ी समय लगता है। अतः ये विधि सीमित क्षेत्र के सीमित सूचनादाताओं के अध्ययन में ही उपयोगी है। अभिनति की समस्या। साक्षात्कारकर्ता के द्वारा सूचनादाता से परस्पर संवाद के कारण अभिनति के समावेश होने का भय बना रहता है। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता अनजाने में सूचनादाता को उत्तर भी सुझा देता है, जिससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरों को सुनने, समझने और लिखने की थोड़ी भी गलती सूचनाओं में अभिनति उत्पन्न कर सकती है। अनुसूची के निर्माण की समस्या। यदि अनुसूची के प्रश्नों का चयन सही नहीं हो पाता है, तो एक ही प्रश्न के सूचनादाता अलग अलग अर्थ लगाते हैं, जिससे सूचना प्रभावी नहीं हो पाती है। उत्तरदाताओं की शैक्षणिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सामान्य नहीं होती, इस कारण भी एक सी सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। संपर्क की समस्या। सूचनादाताओं से संपर्क करना कठिन है। ये आवश्यक नहीं है कि पहली बार में ही सूचनादाता संपर्क के समय आपको दे दें, संपर्क के लिए समय दे दें। अतः ऐसी दशा में कभी कभी सूचनादाता से संपर्क स्थापित करने में काफ़ी समय लग जाता है। अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। अस्थायी तौर पर नियुक्त होने के कारण कई बार अनुसंधानकर्ता एवं परिगणक अध्ययन कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार अनुसूचियों की खाना पूर्ति गलत तरीके से कर देते हैं। संगठनात्मक समस्याएं। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का कार्य जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासन संबंधी समस्याएं आती है।
सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो अनुसूची होती है वो स्वयं साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के पास लेकर जाता है और वहाँ से वो अपने विषय से संबंधित जानकारी स्वयं प्राप्त करता है। तो इसमें उत्तरदाता के पास साक्षात्कारकर्ता को स्वयं जाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्नावली की तरह इसको डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता है। अनुसूची शोधकर्ताओं के अनुसंधान का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा शोधकर्ता को वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों ही माध्यम के द्वारा क्षेत्र से सूचना एकत्रित की जाती है। यानी इसमें साक्षात्कार के भी गुण हैं, अवलोकन के भी गुण हैं और प्रश्नावली के भी गुण इसमें सम्मिलित हैं। ये प्रभावी शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रश्नों का चयन इस प्रकार किया जाता है जो सार्वभौमिक होते हैं, ताकि सूचनादाता एक ही प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र तथा व्यक्तियों तक ही सीमित है। अतः अनुसूची के सहारे अध्ययन करने वाले प्रश्नकर्ता में अवलोकन शक्ति, आत्मविश्वास, साक्षात्कार आदि अनेक गुणों का होना आवश्यक है। तो आज हमने चर्चा की है अनुसूची के बारे में। धन्यवाद।